तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 23 जून की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीते रोज कर दिया इस्तीफा देने का ऐलान। मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ विधानसभा परिषद की सदस्यता भी छोड़ी। जी हाँ, महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट अब आखिरी पड़ाव पे पहुंच गया है। देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार की रात शिवसेना की दलीलों को खारिज करते हुए आज गुरुवार को ही फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दे दिया है। जैसे ही कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी किया गया तो उसी के कुछ देर के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने फेसबुक के जरिए लाइव आकर इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। साथ ही जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के ऐलान के बाद भाजपा के कई विधायकों में जश्न का माहौल है। हालांकि आपको साथ ही में बता दें, इस सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र में 2 बड़े बदलाव हुए। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। उद्धव की कैबिनेट ने बीते रोज लिया बड़ा अहम फैसला। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने को दे दी मंजूरी। जी हाँ, महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच राज्य कैबिनेट ने बीते रोज एक अहम फैसला लिया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक उद्धव की कैबिनेट ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है। इसी तरह से नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पे जीएसटी बढ़ाने का फैसला फिलहाल टाला गया। अगस्त में फिर होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। जी हाँ, चंडीगढ़ में चल रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और लॉटरी पे 28% जीएसटी लगाने के फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है। आपको बता दें, ये जानकारी बीते बुधवार को खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले में अभी और मंथन यानी कि सोच विचार की जरूरत है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल इस विषय पर फैसला लेने के लिए अगस्त महीने के पहले हफ्ते में फिर बैठक करेगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। जल्दी आने वाला है सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं का परिणाम। हालांकि इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी बोर्ड की तरफ से नहीं आई है। जी हाँ, लाखों छात्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई द्वारा 2022 के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। कई बार मीडिया की रिपोर्ट में तारीखों का ऐलान किया जाता है। संभावना जताई जाती है कि इस दिन परिणाम आ जाएंगे, लेकिन अभी तक रिजल्ट आने की जो भी तारीखों पे संभावना जताई गई है वो सभी गलत निकले हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच एक बार फिर से अमरोजाला.com की तरफ से इस बारे में एक आर्टिकल साझा किया गया है, जिसमें एक अपडेट के मुताबिक ये उम्मीद जताई गई है कि सीबीएसई बोर्ड के 10वीं परीक्षा का परिणाम जुलाई के पहले हफ्ते में जारी हो सकता है। इस बार की संभावना में तो 4 जुलाई की तारीख तक बताई गई है। हालांकि जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ये भी जानकारी बोर्ड की तरफ से नहीं दी गई है, केवल ये अनुमान है। हम परीक्षा में हिस्सा लेने वाले छात्रों को यही सलाह देते हैं कि वो सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। आइए चले अगली खबर की तरफ। 58 कमांडो करते हैं मुकेश अंबानी की सुरक्षा। ऑटोमेटिक हथियारों से लैस रहते हैं ये कमांडो। साथ ही इन कमांडो के अलावा इजराइल से ट्रेंड 20 प्राइवेट गार्ड्स भी रहते हैं तैनात। जी हाँ, देश के टॉप बिजनेसमैन यानी कि मुकेश अंबानी की जेट प्लस सिक्योरिटी के मामले में केंद्र सरकार को त्रिपुरा हाईकोर्ट से जारी निर्देश पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते 29 जून को स्टे लगा दिया। असल में इस मामले में पूरी जानकारी ये है कि विकास साहा नाम के एक व्यक्ति ने त्रिपुरा हाईकोर्ट में अंबानी की जेट प्लस सिक्योरिटी के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र यानी कि भारत सरकार से जवाब तलब करते हुए उस खतरे की डिटेल मांगी थी, जिसकी वजह से मुकेश अंबानी को इतनी ज्यादा सुरक्षा दी गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसका जवाब देना सही नहीं समझा और देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया इस मामले में। जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही इसी मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अपील में कहा था कि किसी परिवार को जो सुरक्षा दी गई है तो उसके खिलाफ कोई जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, आसान सी भाषा में जनहित याचिका एक ऐसी याचिका होती है जिसको देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में दायर कर सकता है। यानी कि अगर आपको किसी चीज को लेकर परेशानी होती है तो आप जनहित याचिका के नाम पर, चाहे आपका उससे कोई लेना देना हो या ना हो, इसके बावजूद भी आप उसके बारे में जनहित याचिका के तहत एक याचिका दायर कर सकते हैं। देखिए, मुकेश अंबानी को लेकर एक और बड़ी खबर अगली खबर में। ईशा अंबानी संभालेंगी रिलायंस रिटेल का बिजनेस, जल्दी हो सकता है चेयरमैन बनाने का ऐलान। अभी हाल ही में एक दिन पहले मुकेश अंबानी ने बेटे आकाश अंबानी को सौंपा था जियो। जी हाँ, दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैनों में से एक मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी को जल्दी रिलायंस रिटेल की कमान सौंपी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक वो रिलायंस के रिटेल बिजनेस की चेयरमैन होंगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। दूध से लेकर शैम्पू तक हर सामान से जुड़ा है सिंगल यूज प्लास्टिक। बैन के बाद क्या होगा विकल्प, है ये बड़ा सवाल। जी हाँ, आने वाले 1 जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक से तैयार किए जाने वाले सामानों पर
देश भर में पूरी तरह से रोक लगाने के बाद यानी कि 30 जून के बाद इसे बनाने, बेचने, स्टोर करने या इनमें सामान भर के बेचने पर सख्त पाबंदी होगी। अभी हाल ही में खबर आई थी कि अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो जुर्माना के साथ जेल भी हो सकती है। इस बारे में सरकार के सूत्रों का कहना है कि सरकार ने ये कदम सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे से पर्यावरण पे होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के मकसद से उठाया है। हमने भी आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक अपने नाम की तरह होता है, यानी कि इसे केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, बाद में ये रिसाइकल भी नहीं होता। इसी की वजह से पोल्यूशन को बढ़ाने में भी ये एक बड़ा भागीदार साबित होता है। अमर उजाला की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि अब भी देश में 90% खाने वाले पदार्थ सिंगल यूज प्लास्टिक में ही पैक होते हैं। दूध, तेल, साबुन, शैम्पू और चॉकलेट समेत कई सारी पीने की चीजों में अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी की वजह से एक बड़ा सवाल है कि आने वाले 1 जुलाई से जब सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो जाएगा तो आखिर क्या ऑप्शन है। जाहिर बात है कल से ही नया महीना शुरू हो रहा है, तो कल से ही पता चलने लगेगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चले अगली खबर की तरफ। राजस्थान में अब पुलिस वाले पे किया गया तलवार से हमला। राज्य के हालात में भारी तनाव होने के कारण आज जयपुर रहेगा बंद। जी हां, राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल के मर्डर पे बवाल के बीच राजसमंद के भीम इलाके में कांस्टेबल पे तलवार से हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक लोग यहां उदयपुर की घटना का विरोध कर रहे थे, तो प्रदर्शनकारियों को पुलिसकर्मी के रोकने पे भीड़ में शामिल एक व्यक्ति ने कांस्टेबल के गर्दन पे तलवार मार दी। गंभीर रूप से घायल कांस्टेबल को अजमेर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें ये प्रदर्शन कन्हैया लाल के सपोर्ट में हो रहा था, जिसकी हत्या अभी हाल ही में गला रेत कर दी गई थी 2 लोगों के जरिए। हमने आपको इस घटना की पूरी जानकारी अपने बीते रोज के मुख्य समाचार में दी थी। इन शॉर्ट में आपको एक बार फिर से बता दें कि कन्हैया लाल नाम के टेलर ने नुपुर शर्मा के समर्थन में अभी हाल ही में 10 या 11 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था। तो जानकारी के मुताबिक इसी की वजह से रियाज और गौस नाम के 2 व्यक्ति ने तलवार और चाकू से कई वार करके कन्हैया लाल की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद राजस्थान के उदयपुर समेत देश के लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। अच्छी बात ये रही कि जल्दी हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही टेरर यानी कि आतंकवाद एंगल से भी इस मामले की जांच की जा रही है। साथ ही पूरे राजस्थान में बीते रोज धारा 144 लागू कर दी गई थी। इसके अलावा कई जगहों पे इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था। आपको बता दें, इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये एक ऐसी बड़ी घटना है जिस पर कई बड़े बड़े संगठन अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में देखें एक और बड़ी खबर। अगली खबर में कन्हैया लाल हत्याकांड पे जमीयत उलमाए हिंद का बयान। आइए बताएं क्या कहा। जी हां, राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर अभी हाल ही में 28 जून की शाम को एक टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इस मामले पर जमीयत उलमाए हिंद यानी कि एक इस्लामी संगठन का बयान आया है, जो कि देश की अपनी संगठन है। जानकारी के मुताबिक जमीयत उलमाए हिंद ने कहा है कि उदयपुर हत्याकांड एक अमानवीय कृत्य है, यानी कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। साथ ही इस संगठन ने कहा कि हम हमेशा कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हैं। साथ ही कहा कि ये घटना बेहद ही दुखद है और गैर इस्लामी है और ये बेहद ही निंदनीय है। साथ ही आपको बता दें, इस घटना पे दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम का भी बयान आया। उन्होंने यानी जामा मस्जिद के बुखारी शाही इमाम ने इस वारदात की निंदा करते हुए हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक इसके अलावा भी कई ऐसे इस्लामिक संगठन हैं जिन्होंने इस घटना पे नाराजगी जताई है और हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इसी तरह का बयान अभी हाल ही में बीते रोज असुद्दीन अवैसी की तरफ से जारी किया गया था। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद ने कहा है कि रियाज और गौस मोहम्मद नाम के 2 लोगों ने उदयपुर में एक इंसान का सिर कलम करके एक बड़ा अपराध किया है। हम उसकी निंदा करते हैं। साथ ही शाही इमाम ने कहा है कि ये गैर कानूनी होने के साथ गैर इस्लामिक भी है। साथ ही आपको बता दें, कन्हैया लाल टेलर का जिन 2 लोगों ने मर्डर किया उन्हें लेकर एक जानकारी सामने आई है, जिसमें एक पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। उदयपुर में तालिबानी मर्डर का पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने। रियाज और गौस ने 15 दिन कराची में मौलाना से ली थी ट्रेनिंग। 8 से 10 नंबरों पे की थी बात। जी हाँ, उदयपुर में हुए तालिबानी मर्डर के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने 8 से 10 मोबाइल नंबर ट्रेस किए हैं। उनकी लोकेशन पाकिस्तान से लेके भारत में आ रही है। अभी तो पाकिस्तान को लेकर पूरे मामले का खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि इस पे जांच चल रही है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दिल्ली में 5 महीने तक डीजल वाहनों का प्रवेश हुआ वर्जित।
1 अक्टूबर से लागू होगा ये नियम। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में 1 अक्टूबर से 28 फरवरी 2023 तक मध्यम और भारी वाहन जो कि डीजल के जरिए चलते हैं और दिल्ली से बाहर से दिल्ली में आते हैं, उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। आसान सी भाषा में कहें तो 5 महीने तक डीजल से चलने वाली गाड़ियां दिल्ली के अंदर नहीं आ सकेंगी। हर साल सर्दी में दिल्ली की हवा बिगाड़ने में एनसीआर से आने वाले माल वाहनों की भी भागीदारी है। इसी को देखते हुए 5 महीने के लिए ऐसे वाहनों के प्रवेश पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दिल्ली सरकार को लेकर देखें एक और बड़ी खबर। अगली खबर में आने वाले 30 सितंबर तक फ्री में मिलता रहेगा राशन। साथ ही एक और नए ऐलान के तहत यातायात सुधारने के लिए खरीदी जाएंगी 1950 बसें। जी हां, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के करीब 73 लाख लोगों को बड़ी राहत देते हुए 30 सितंबर तक फ्री में राशन मुहैया कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में अभी हाल ही में बीते बुधवार को कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। असल में दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान रोजगार गंवाने वाले और महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए ये राहत भरी योजना शुरू की थी, यानी कि फ्री में राशन देने की। तो इसी योजना को दिल्ली की सरकार ने 30 सितंबर 2022 तक के लिए और बढ़ा दिया है। बाकी केंद्र सरकार की जो एक और योजना है प्रधानमंत्री अन्न योजना करके, तो इसका भी लाभ गरीबों को मिल रहा है। साथ ही दिल्ली की सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि दिल्ली वालों की सहूलियत के लिए 1950 बसें और खरीदी जाएंगी ताकि यातायात में आसानी हो सके और आसानी से बसें मिल सके। आइए चले अगली खबर की तरफ। इन 10 कंपनियों में है नौकरी पाने का सुनहरा मौका। वर्क फ्रॉम होम होने के बावजूद भी मिल सकती है 25,000 रूपए की सैलरी। इच्छुक उम्मीदवार आने वाले 12 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो यूरोपा प्रोडक्ट से लेकर रेकॉन जैसी कंपनी आपको घर बैठे काम करने का मौका दे रही है। इसके जरिए आपको 10,000 रूपए से लेके 25,000 रूपए तक की सैलरी मिल सकती है। असल में ये नौकरी की वैकेंसी कई तरह की कंपनियों ने कई तरह के पदों पे निकाली है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट के लिए, इंटीरियर डिजाइन के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, डाटा एंट्री के लिए, इसके अलावा सिंपल मार्केटिंग के लिए। जिस वैकेंसी में जैसा काम है उसी के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। भास्कर.com की तरफ से इस आर्टिकल में लगभग 10 वैकेंसी की जानकारी दी गई है। आप यहाँ पे उन सभी की लिस्ट देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक लिंक भी दिया गया है, जिसे यहाँ से देखने के बाद आप ब्राउजर में टाइप करके सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। अगले 24 से 48 घंटे में दस्तक देगा मॉनसून, यानी कि बारिश का मौसम। उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश के हैं आसार। जी हाँ, राजधानी लखनऊ में अभी हाल ही में मंगलवार को हुई बारिश ने मॉनसून के स्वागत का संकेत दिया है। साथ ही मौसम विभाग ने भी अगले 24 से 48 घंटे में मॉनसून के दस्तक देने के आसार जताए हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आने वाले 24 से 48 घंटे के दौरान बारिश का मौसम शुरू हो सकता है। आइए आपको लगे हाथ तो बताते हैं मौसम का ताजा अपडेट पूरे देश को लेकर। आज 30 जून को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 30 जून को पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही आंतरिक कर्नाटका में, पूर्वी राजस्थान में, गुजरात के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही तमिलनाडु में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी बिहार में, झारखंड में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश के भी 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा भी बताया गया है कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, दक्षिण गुजरात में, तटीय महाराष्ट्र में और तटीय कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। आइए चले अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 14,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 30 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 14,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब एक्टिव केसों की संख्या 99,602 हो गई है, यानी कि अब देश भर में कोरोना वायरस के इतने मरीज हो गए हैं। आपको बता दें, इन एक्टिव केसों में पिछले 24 घंटे के दौरान 2900 से ज्यादा नए मामलों की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही जैसा कि आपको बताया, 30 लोगों की जान गई है फिर से कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 11,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। कई राशन कार्ड धारकों के लिए आई खुशखबरी। आने वाले जुलाई के महीने में चना तेल के साथ चीनी भी मिलेगी फ्री में। जी हाँ, सरकार के इस नए फैसले से मुरादाबाद जिले में 5.5 लाख परिवार को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश की सरकार ने जुलाई महीने में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, यानी कि अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 किलो चीनी भी फ्री में देने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद में 30,000 अंत्योदय कार्ड धारक हैं, तो सरकार के इस फैसले से इन लोगों को ये लाभ मिलेगा, यानी कि अगले महीने जुलाई में 3 किलो चीनी भी फ्री मिलेगी। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इन कार्ड धारकों को, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं, इनको सरकार की तरफ से अभी भी हर महीने राशन के अलावा 1 किलो चना, तेल और नमक वगैरह भी फ्री में दिया जा रहा है।
आइए चलें अगली खबर की तरफ। सलमान खान के बाद अब स्वरा भास्कर को मिली जान से मारने की धमकी। चिट्ठी में लिखा है जनाजे उठेंगे। जी हां, कुछ समय पहले बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। अभिनेता को ये धमकी एक खत के जरिए दी गई थी, जो उनके पिता सलीम खान को 5 जून की सुबह टहलते वक्त मिली थी। जाहिर बात है, इस खबर ने इंडस्ट्री में हंगामा मचा दिया था। पुलिस भी सख्ती से जांच में जुट गई थी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब सलमान खान के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री की दमदार अभिनेत्री यानी कि स्वरा भास्कर को जान से मारने की धमकी मिली है। अभिनेत्री को घर पर स्पीड पोस्ट के जरिए एक खत मिला है, जिसमें स्वरा भास्कर को साफ साफ जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही अभिनेत्री को ये चेतावनी खत में दी गई है कि वो वीर सावरकर का अपमान करना बंद करे और अपनी फिल्मों पर ध्यान दे। इस तरह के खत मिलने के बाद स्वरा भास्कर ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। शाहरुख खान की अगले साल रिलीज होने वाली फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिलेगी। 120 करोड़ रुपए में बिके हैं जवान मूवी के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स और इसे खरीदा है नेटफ्लिक्स ने। यानी कि शाहरुख खान की नई मूवी जवान नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज होगी। जी हां, शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान से जुड़ी एक खबर सामने आई है। हालिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जवान के मेकर्स ने यानी कि फिल्म बनाने वालों ने फिल्म की पोस्ट थिएट्रिकल स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स को बेच दी है। आसान सी भाषा में कहें तो शाहरुख खान की ये फिल्म जवान अब नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज होगी। हालांकि आपको बता दें, इसके रिलीज होने में लगभग 1 साल का समय बचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये फिल्म अगले साल यानी कि 2023 के जून के महीने की 2 तारीख को रिलीज होगी। शाहरुख खान ने इस फिल्म को लेकर बताया है कि ये एक अलग तरह का सिनेमा है, यानी कि ये फिल्म थोड़ा हटके है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। वॉइस मैसेज भेजकर आर्मी मैन ने भड़काई थी अग्निपथ की हिंसा। मैसेज में कहा था कि मैं फौजी होकर तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं, सरकारी संपत्ति जलाओ तभी सरकार सुनेगी। जी हां, आगरा में सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हुई हिंसा को लेकर एक अहम और बड़ा खुलासा हुआ है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पंजाब में तैनात सेना का जवान यहां विरोध की आग को हवा दे रहा था। जानकारी के मुताबिक इसी जवान ने इनकलाब जिंदा नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लड़कों को भड़काया था। जवान ने ग्रुप में कई वॉइस मैसेज भी भेजे थे। वॉइस मैसेज में जवान ने कहा था कि सरकारी संपत्ति में आग लगाओ तभी सरकार तुम्हारी सुनेगी। साथ ही जवान ने कहा था कि मैं फौजी होकर तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं। साथ ही भास्कर.com की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि देश के इस जवान ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लिए भी कई आपत्तिजनक बातें कही वॉइस मैसेज में। हालांकि अब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उसे इसका पछतावा हो रहा है। यहाँ पे जवान को लेकर जो भी बातें बताई गई हैं, तो उसने ये बातें खुद पुलिस की पूछताछ में कबूल की हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। जैसा कि अभी पिछली खबर में बात चल रही थी मुकेश अंबानी को लेकर, तो दोस्तों इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मुकेश अंबानी के कितने बेटे और कितनी बेटियां हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पंजाब सरकार आज विधानसभा में लाएगी अग्निपथ योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव। सदन में होगी इसे लेकर चर्चा। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ राज्य सरकार आज गुरुवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएगी। अग्निपथ योजना को लेकर सीएम मान ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का ये एक निराधार कदम है। इसी की वजह से पंजाब की विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव पास करने की कोशिश की जाएगी जो कि इस योजना के खिलाफ होगी। और ज्यादा आसान सी भाषा में कहें तो पंजाब में इस योजना को रोकने की कोशिश की जाएगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अल्लू अर्जुन से खफा हुए फैंस, एक्टर का बर्ताव नहीं आया लोगों को पसंद, कहा इतना एटीट्यूड ठीक नहीं है। जी हां, साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्टर को मुंबई में फैमिली के साथ होटल से बाहर निकलते हुए देखा गया। जाहिर बात है, अल्लू अर्जुन स्टार हैं और उन्हें देखते हुए भीड़ जमा हो गई। कई लोग उनके साथ फोटो क्लिक करना चाहते थे, लेकिन अल्लू अर्जुन ने किसी की तरफ नहीं देखा और सीधे जाकर कार में बैठ गए। इस तरह के बर्ताव के बाद कई सारे फैंस उनसे नाराज हो गए हैं। साथ ही कई सारे लोग तो सोशल मीडिया पे अल्लू अर्जुन के बढ़ते वजन का भी मजाक उड़ा रहे हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। उपराष्ट्रपति चुनाव का हुआ ऐलान। आइए बताएं अधिसूचना जारी होने से लेकर मतदान तक की तारीख। जी हां, चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। बताया गया है कि चुनाव के लिए अधिसूचना 5 जुलाई को जारी होगी। साथ ही उम्मीदवार इसके लिए 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए 6 अगस्त की तारीख तय की है। बात यह है कि देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल आने वाले 11 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इसी की वजह से राष्ट्रपति समेत उपराष्ट्रपति के भी चुनाव होंगे।
आइए चले अगली खबर की तरफ। बोरवेल में फंसे मासूम को फाइनली सकुशल निकाला गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में करीब 7 घंटे से चल रहा था रेस्क्यू। जी हां, मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम दीपेंद्र को सकुशल निकाल लिया गया है। करीब 7 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम ने बोरवेल गड्ढे में रस्सी डाली। ये रस्सी बच्चे ने अपने कंधे में फंसा ली, जिसके बाद उसे धीरे धीरे खींचकर गड्ढे से बाहर निकाला गया। बच्चे को निकालते ही मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया है। तो दोस्तों, आज 30 जून 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।